Hello dear student. Today we will start the second part of chapter number 6. Last part में हमने जो चैप्टर 6 था उसके थ्योरी पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो आज हम 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट पार्ट में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। लाइन सिंगल लाइन होती है, रे जो वन पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन वन अपन फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट्स 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, और रे में 1 पॉइंट फिक्स होता है, 1 पॉइंट वेरी करता है। थर्ड था लाइन, लाइन में दोनों पॉइंट आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 टू 360 डिग्री। ये हमने देखे थे। फिर हम एडजेसेंट एंगल देखे थे, जो एंगल्स उनमें एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, और जो अनकॉमन आर्म है ना वो उसके डिफरेंट साइड में होनी चाहिए। तो ये हमने देखा था। देन उसके बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस वन, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट, यानी 2 लाइनें आपस में क्रॉस करे तो ये जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। देन नेक्स्ट हमने इंटरसेक्टिंग लाइन देखा था, दिस। तो ये वाली और ये वाली थी मेरी पैरेलल लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस। उसके बाद में पेयर्स ऑफ एंगल्स, उसके बाद में कौन कौन से पेयर्स हमने देखे थे कि ये वाले देखो, ये एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन लीनियर पेयर में नहीं है, लीनियर पेयर में सिर्फ 3 था। देन उसके बाद में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखे थे जो क्रॉस में हो, ऐसे हमने देखे थे। तो जो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं वो वाले हमने सेक्शन देखा था। देन उसके बाद में हमने क्वेश्चन किए थे 2 एग्जाम्पल्स, और आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। और 6.1 जो आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी पे बेस होने वाली है। करें स्टार्ट? यस। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 1.6.13 दिस वन, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट O पॉइंट, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। इफ AOC, देखो क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखो आप, AOC दिस वन एंड BOE दिस वन, इन दोनों का सम है मेरा 70 डिग्री। ईच नहीं है, दोनों का सम 70 डिग्री है। एंड BOD दिस वन, दिस एंगल, ये मेरा है 40 डिग्री। तो अब मेरे को फाइंड क्या करना है इसमें, हाँ, एक तो BOE दिस वन, देखो इन दोनों का सम 70 था लेकिन मुझे सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है, BOE दिस वन। और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, COE ये है, इसका रिफ्लेक्स मतलब उस एंगल को नहीं लेना है, उसके जो अराउंड सर्कल रिमेनिंग जो बनता है उसको। जैसे COE की बात करिए तो आप COE ये नहीं, रिफ्लेक्स का मीनिंग होता है जैसे ये COE है, इसका अपोजिट, ये पीछे की साइड में आपको लेना है तो ये रिफ्लेक्स होगा। क्लियर? हमको 2 एंगल फाइंड करने हैं, ये वाला और ये वाला। अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि मुझे फाइंड क्या करना है और मुझे गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है। तो फिलहाल अभी हम इसको होल्ड करते हैं। एंड देन उसके बाद में हमको COE फाइंड करना है और रिफ्लेक्स ऑफ COE एंड BOE फाइंड करना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। अब ये 40 डिग्री है तो ये आप निकाल सकते हो कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है यानी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल 40 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 140। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब देखो, अब ये 40, ये 140, ये 40 और इन दोनों का सम 70 है। तो अब ये एंगल मेरा निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं पूरा राउंड करूँ तो उस एंगल का सम कितना, पूरा कितना होता है एंगल, 360 होता है कि नहीं होता है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करके ये, तो अगर यहाँ से सारे एंगल का सम कितना हो गया,
360 डिग्री। तो इन सब एंगल को सम करके 360 में से माइनस करूंगी तो मेरा ये एंगल आ जाएगा। बट ये तो मेरा COE है, मुझे तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, यानी जिस एंगल को 360 में से माइनस कर दूंगी तो वो मेरा रिफ्लेक्स ऑफ COE आ जाएगा। करें स्टार्ट? यस, ये मेरा कोई डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या है। ABCD को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट A पे, फर्स्ट मेंशन कर दिया। और एक है कि AOC, दिस वन एंड BOE, दोनों का समय है 70 डिग्री। और थर्ड एक चीज़ और दे रखी है BOD, दिस वन है मेरा 40 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, आपको गिवन है वो आप पहले मेंशन कर दो कि पहले डायग्राम बनाओ, देन उसके बाद में गिवन क्या है। तो गिवन हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। देन उसके बाद में हमको निकालना क्या है, तो हमको एक तो BOE फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है ना, तो एक तो BOE फाइंड करना और एक रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। तो अब आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ये AOB, ये लाइन थी नीचे वाली, देखो इस वाले डायग्राम में ये देखो AOE एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली सेम। अब ये 40 डिग्री है तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं ना 140, तो बस मैंने निकाल दिया। तो AOD की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। अब ये 140 डिग्री, ये 40 डिग्री और इन दोनों का सम 70 डिग्री। तो आप ये एंगल निकाल सकते कि नहीं सकते हैं? बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि टोटल सम कितना है 360। तो रखती गई वैल्यू, एक तो 140 ये वाला, 40 दिस वन, 70 दिस वन, और x एक बार मुझे नहीं पता तो मैं x लिख देती हूँ उसको, तो मैंने x लिख दिया इक्वल टू 360। अब इन तीनों को सम किया 140 प्लस 40 प्लस 70, तो 0 7 4 4 5 और 2 250, इसका सम आया 250, मैंने यहाँ लिख दिया 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब x रिमेनिंग इधर रह जाएगा और 250 लाइन के उस अपोजिट साइड चला जाएगा। तो 360 माइनस, तो 360 माइनस 240, 360 में से सॉरी 360 माइनस 250 माइनस करो 0 1 1 1 110। अब ये तो मेरी आ गई x की वैल्यू। अब देखो यानी इस एंगल की आ गई वैल्यू 1 1 10, बट मुझे तो COE नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो वो कैसे निकालूंगी? 360 में से माइनस कर दो 1 1 10 0 5 और 2, कितना आ गया 250 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना हो गया 250 डिग्री। अब देखो एक टारगेट तो मेरा कंप्लीट। अब मेरा क्या बचा? सेकंड चीज क्या थी? BOE, ये थी ना, BOE फाइंड करना था मुझे। अब देखो इस डायग्राम में ध्यान से देखो एक बार आप, BOE कहाँ है? BOE दिस वन, क्लियर? ये मुझे फाइंड करना है। अब आपको ये एक हिंट दे रखा था कि इन दोनों का सम 70 डिग्री है, लेकिन वो अभी मेरे इसमें कुछ काम का नहीं है क्योंकि दोनों का सम 70 डिग्री है। अब आप ये नहीं बता सकते कि ये एंगल कितना है और वो एंगल कितना है, मतलब आपको रेशियो भी नहीं दे रखा है, ऐसे भी नहीं बोल रखा है इक्वल टू है, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो एंगल कितना है। बट एक चीज आपको हिंट, अगर इस लाइन को मैं ध्यान से देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब ये एंगल आपको 40 पता है, ये एंगल अभी आपने निकाला कितना आया था 1 1 10, ये आया था ना 1 1 10 1 1 10। तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि नहीं सकते हो? बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि 1 1 10 प्लस 40 दोनों को ऐड करूंगी तो मैं 150, और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, आ जाएगा ना। तो बस यही हुआ, ये मेरी स्ट्रेट लाइन थी, इसमें एक एंगल 40 एक एंगल 1 1 10, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या, क्योंकि मैंने फाइंड BOE करना है, तो 1 1 10 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को सम किया 150। तो x की वैल्यू आ गई 150 इक्वल टू के इस साइड गया तो माइनस में हो गया, तो 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? वापस समझाऊँ एक बार कि जरूरत नहीं है? चलो मैं फटाक से एक बार आपको रिवीजन करवाती हूँ। आपको दो एंगल फाइंड करने, एक तो BOD और रिफ्लेक्स ऑफ COE, दो आपको एंगल फाइंड करने थे। और इसमें आपको दे ये रखा था कि इन दोनों का सम 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री ये दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो आपने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन मान के इसको 180 में से माइनस कर दिया। अब ये आ गई मेरी 140, अब ये 140 ये 40 और इन दोनों का सम 70, तो आप ये निकाल सकते के
बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल सम किसका हो जाएगा 360 डिग्री। तो मैंने 360 में से माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 110। बट मुझे तो रिफ्लेक्स ऑफ COE चाहिए, तो मैंने 360 में से 110 माइनस कर दिया, तो 0, 5 और 2, तो 250 आ गई रिफ्लेक्स ऑफ COE की, इसकी आ गई। अब मुझे एक तो BOD भी तो फाइंड करना है, क्योंकि ये 70 तो दोनों की सम करके थी, इस अकेले की नहीं थी, तो मुझे BOE भी फाइंड करना है। तो BOE मैं कैसे निकालूंगी? अब देखो, इसके लिए आपको अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन है। अब ये मेरा 110 आ गया, ये मेरा 40 आ गया। अब ये मैं फाइंड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों को ऐड किया, 110 प्लस 40, तो हो गया 150। अब 180 में से 150 माइनस किया, तो ये आ गया मेरा 30 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों अच्छे से? अब आप वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करो, 1 बाय 1 क्वेश्चन साथ में करते जाओ, क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको एक एक क्वेश्चन समझ के साथ साथ में करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप भूल जाओगे कि इसमें हमने क्या किया था। तो इसलिए एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, देन फिर आप आगे स्टार्ट कीजिए। आप हर क्वेश्चन में यही कीजिएगा, एक क्वेश्चन देखने के बाद में आप खुद से सॉल्व कीजिए फेयर कॉपी में। क्लियर? तभी आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आने वाला है। करें आगे सेकंड क्वेश्चन। देखो, ये कोई फिगर 6.4 है, लाइन XY एंड MN ये इंटरसेक्ट करती है O पे। O पे मेरे को इंटरसेक्ट करिए। इफ POY, अब POY का है, देखो POY, देखो जो भी हमको गिवन है ना वो आप पहले देख लिया करो डायग्राम में कि मेरा POV कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ फिनिश हो रहा है। ऐसे POV है तो ये POV मेरा 90 डिग्री है, और उसके बाद में A और B, A ये रहा और B ये रहा, ये किस रेशो में है? 2:3 के रेशो में है। अब रेशो दे रखा है और मुझे C फाइंड करना है। देखो, अब रेशो में दे रखा है, रेशो का मतलब होता है कभी भी आप इसको, मतलब आपको, जैसे ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी तो मेरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब मुझे 90 डिग्री को 2:3 में डिवाइड करना है। मेरा मतलब यह है कि आप 90 को ऐसे 2:3 में डिवाइड करना है, ऐसे पार्ट में बांटना है कि उसका रेशियो 2:3 हो जाए। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 5 को आपको 2:3 में बांटना है, तो आप बोलोगे एक को 2 पार्ट मिलेगा, एक को 3 पार्ट मिलेगा, बट ये तो 5 था। लेकिन 90 को आपको बांटने के लिए डायरेक्ट 2:3 आप नहीं लिख सकते हो, उसके लिए आपको एक कोई वेरिएबल है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने किया, ये मेरा कोई A और B की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और C की भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? देखो, सिस्टेमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले लिखो गिवन, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, देन उसके बाद में गिवन क्या क्या है। XY इंटरसेक्टिंग MN, तो हमने लिख दिया XY इंटरसेक्टिंग MN एट पॉइंट O। आपको हर क्वेश्चन सिस्टेमेटिक तरीके से ही लिखना है, तो ही आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, वरना आप अगर ये 2-3 स्टेप खा गए तो आपका क्वेश्चन मार्क्स कट आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमने लिखा गिवन क्या क्या है, XY एंड MN इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, और हमको POY दे रखा है 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। और एक चीज और दे रखी है कि A:B का रेशो है 2:3। अब देखो, अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये भी तो 90 डिग्री है ना, रिमेनिंग है कि नहीं है? और 90 मेरा 2:3 के रेशो में है, यानी A:B का रेशो है 2:3। तो चाहे आप उसको X मानो या Y मानो, कोई भी, मैंने उसको X माना है, तो किसी न किसी तो कांस्टेंट वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी वो रेशो है 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x और 3x प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आ गई 90 डिवाइडेड बाय 5, कितनी आ गई? इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, बट मुझे तो x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 2x और 3x। तो क्या करूंगी? 2x की वैल्यू के लिए 18 इंटू 2 कितनी हो गई? 36, और 3x के लिए 18 इंटू 3 54। अब आपको समझ में आ गया कि रेशो कैसे निकालते हैं। अब ये जो रेशो है ना 18:54, ये 2:3 रेशो में, क्लियर? सॉरी 36 है, ये है 36:54। ये 2:3 के रेशो में है कि नहीं है?
ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए A और B की वैल्यू, आगे 36 एंड 54, बट मुझे तो C की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। अब देखो इसमें इस लाइन को मैं देखूं तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। देखो ये बच्चों इसमें आपको है ना अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा कि इसमें मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन वाला लगा सकती हूँ या 180 में से माइनस करने वाला या 90 वाला है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपना कॉमन सेंस इसमें यूज करना पड़ेगा। तो अब मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको B की पता है क्योंकि आपने A और B की अभी निकाली, तो आप C की फाइंड कर सकते हो ना। कैसे? क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको ये, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री बस। तो हाँ, तो 180 माइनस 54 कर दिया तो x की वैल्यू आ गई, सॉरी C की वैल्यू आ गई 126। तो लास्ट में आपको लिखना है A की वैल्यू 36, B की वैल्यू 54 और C की वैल्यू 126। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखो तो आपके क्वेश्चन में से एक मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर? चले आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3। ये कोई फिगर 6.15 है, इसमें PQR ये एंगल और PRQ ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखो ये हमको गिवन में आएगा, आप क्वेश्चन सिस्टमेटिक स्टार्टिंग से ऐसे करोगे कि गिवन क्या क्या है हमको। सबसे पहले ये हमको गिवन है, गिवन यानी जो क्वेश्चन में हमको दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे हमको फिर निकालना क्या है। तो ये इक्वल टू ये दोनों इक्वल है, ये हमको गिवन है और हमको प्रूव करना है कि PQS ये एंगल और ये PRT ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। मतलब गिवन हमको अंदर वाले दिए हुए हैं, इंटीरियर एंगल है और हमको निकालना क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देन अब ये थोड़े थ्योरम वाले क्वेश्चन है, ये मतलब कौन सा वो न्यूमेरिकल नहीं है कि हाँ इसमें वैल्यू दी है और आपको फाइंड करनी है। देखो इसमें हमको प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे। अब देखो हमको ये दोनों गिवन है कि इक्वल टू के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। हमको फाइंड ये करना है कि ये भी इक्वल है कि नहीं, ये दिस वन एंड दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डायग्राम को देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ना। तो इस पर एंगल का सम कितना होगा 180, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पार्ट लेके चलती हूँ तो ST इज ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेंशन किया। तो PQR दिस एंगल, देखो एंगल को लिखने का तरीका जो होता है, आप Q की बात ही कर रहे हैं इसमें, लेकिन आपने P और R इसलिए मेंशन किया, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको ये बताना बिकॉज ये बताना जरूरी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसकी आर्म PQR दिस वन, इसीलिए हम एंगल PQR मेंशन करते हैं। आप डायरेक्ट अगर Q लिखोगे तो देखो Q एंगल ये भी है और Q एंगल ये भी है और Q एंगल ये पूरा भी है, इसलिए तो आपको पर्टिकुलर डिनोट करना पड़ेगा कि आप किस एंगल की बात करें। तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा और आपको भी ऐसे ही लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से कि एंगल PQR ये वाला एंगल ऐसे। तो मैंने लिखा एंगल PQR प्लस PQS। अब देखो अब Q दो बार आ गया कि नहीं आ गया, अब आप कंफ्यूज हो गए, आप सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि Q प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको भी समझ में नहीं आ रहा है मैंने कौन से वाले Q की बात की, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से अपन लिखते हैं एंगल PQR। अब हम भले ही Q की बात करें, लेकिन हमने डिफाइन कर दिया कि P से स्टार्ट हो रहा है और R पे फिनिश हो रहा है, यानी P से स्टार्ट होके R पे फिनिश हो रहा है। क्लियर? तो PQR प्लस PQS इन दोनों का सम है 180 डिग्री, ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड, अब ये वाला लेती हूं मैं, PRQ इंटीरियर एंगल एंड PRT एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। अब दोनों 180 है, 180 प्लस 180 दोनों 180 हो रहे हैं इक्वल टू, तो अगर दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ नहीं रख सकती हूँ, रखा मैंने। तो ये फर्स्ट इक्वेशन LHS साइड दोनों के LHS इक्वल हो गए, तो PQR प्लस PQS इक्वल टू PRQ प्लस PRT के इक्वल होगा। तो अब देखो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या था, PQR इक्वल टू PRQ, ये दोनों इंटीरियर एंगल सेम थे, तो इन दोनों को मैं कट कर सकती हूँ ना, PQR
और इधर क्या था PRT, दिस वन अगर दोनों इक्वल है तो कट हो सकते हैं। देन हमारे पास क्या आ गया POS इक्वल टू PRT, सॉरी मैंने गलत कट कर दिया है ना, दिस वन, ठीक है। तो POS इक्वल टू PRT। अब देखो हर चीज हर क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगा, किसी में प्रूव में क्या पूछा है तो आपको उस अकॉर्डिंग ही चलना है कि अपन को आस्क क्या है क्वेश्चन में। जैसे मुझे ये प्रूव करना है तो हमको वो चीज़ एलिमिनेट करनी पड़ेगी जो हमको नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करनी है और एंडिंग भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि बहुत सारी स्टेप आपको एलिमिनेट करनी पड़ सकती है, बहुत सारी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि आगे जो सॉल्यूशन वाले आएंगे ना उसमें अलग अलग टेक्निक यूज लेंगे। आप कहेंगे अब ये वाली स्टेप मैंने क्यों ली, ये वाली स्टेप क्यों ली, तो वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। अब इसमें मुझे PQS इक्वल टू PRT चाहिए था, देन इसलिए मैंने इन दोनों का सम किया, ये 180 वाला मैंने थ्योरम लगाई। देन उसके बाद में मुझे PQR इक्वल टू PRQ दे रखा था, तो मैंने दोनों को कट आउट कर दिया, क्योंकि मुझे PQS इक्वल टू PRT चाहिए था, इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो 6.16 ये फिगर है, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें x प्लस वाई ये इक्वल टू W प्लस जेड, ये दोनों इक्वल है। जैसे मतलब अगर मैं एक पार्ट ये पूरा मानूं 1 और ये दूसरा पार्ट उधर पूरा वाला 1, तो एक पार्ट सेकंड पार्ट के इक्वल है, जैसे 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। x प्लस वाई इक्वल टू है W प्लस जेड के, और हमको प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन होने के लिए कंडीशन क्या हमने पढ़ी है कि स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए। होगी कि नहीं होगी, तो वो मेरी स्ट्रेट लाइन हो जाए। होगी कि होगी, तो करें स्टार्ट। यस, अब ये कोई मेरा डायग्राम था AOB, मुझे प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अब x प्लस वाई, देखो अगर ये एक लाइन है तो मैं कह सकती हूँ कि x प्लस वाई प्रूफ यही करना है मुझे कि x प्लस वाई 180 डिग्री है कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ये आपको 360 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा राउंड दिख रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई और W प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट करके पूरा राउंड अप करोगे तो 360 होगा कि नहीं होगा इस डायग्राम में, क्योंकि 180 तो मुझे प्रूव करना है, इसलिए आप कह नहीं सकते कि ये 180 है। लेकिन अगर मैं यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आऊं तो ये 360 होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने ये तो लिख सकती हूँ कि 1 2 3 और 4 यानी x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल टू 360 होगा। क्लियर? अब एक हिंट इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ये है। तो मैं x प्लस वाई की वैल्यू W प्लस जेड लिख सकती हूँ, या फिर W प्लस जेड को मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ ना। तो मैंने W प्लस जेड की जगह लिखा मैंने x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ऑलरेडी था पहले फर्स्ट स्टेप में, और W प्लस जेड की जगह भी मैंने x प्लस वाई लिख दिया। तो ये क्या इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2x प्लस वाई कितना हो गया, मतलब x प्लस वाई 2 बार है, 1 2 1 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस वाई, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, लिख सकती हूँ। तो सिर्फ x प्लस वाई कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी 180। अब जब x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई तो क्लियर है ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ये देखो अगर x प्लस वाई दोनों का सम 180 डिग्री है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमने यही तो पढ़ा है कि अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका सम 180 डिग्री होगा, वाइस वर्सा, दोनों कंडीशन फॉलो होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें ये कोई फिगर 6.17 है, इसमें कोई POQ, ये मेरी कोई लाइन है। लाइन मतलब टोटल एंगल का सम है 180 डिग्री। लाइन आते आप समझ जाओ कि वो एज ए स्ट्रेट एंगल है और उसमें एंगल का सम है 180 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट, OR इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन PQ। OR है वो मेरा परपेंडिकुलर है POQ के, POQ पे वो परपेंडिकुलर है। क्लियर? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है एक एंगल, और रिमेनिंग एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। देन OS
इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OP और OR के बीच में एक कोई रे लाई कर रही है, देन हमको ये प्रूव करना है कि ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो बच्चों, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है तो हमको जो क्वेश्चन में आस्क है ना उसी के अकॉर्डिंग हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट, अब इसमें आप कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू, इसमें आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा आइडिया लेके चलो कि हमको जैसे ROS, QOS और POS, तो मतलब ये स्टेप ही हमारी इक्वेशन में आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट हमको यही प्रूव करना है। तो या तो आप ये ऐसे कुछ इस इक्वेशन लेके चलो और लास्ट में कुछ कट आउट करके मुझे ये आंसर मिल जाना चाहिए। क्लियर? करें स्टार्ट? यस। तो देखो, ये मेरा कोई सबसे पहले POQ मेरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी इन पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? यस। तो मैंने लिखा POS। अब देखो POS का है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट आउट करके लिखते जाओ कि POS, तो POS फर्स्ट एंगल, देन उसके बाद में ROS सेकंड एंगल, उसके बाद में ROQ थर्ड एंगल, ये ऐसे आपने बिल्कुल मेंशन कर दिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक हिंट हमको क्वेश्चन में दिया था कि RO जो रे है वो POQ पे परपेंडिकुलर है, ऐसे है। तो ROQ कितना हो गया था मैंने? 90 डिग्री। तो ROQ की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकती हूँ ना, 90 डिग्री, तो मैंने पुट कर दी। रिमेनिंग स्टेप मैंने सेम एज इट इज रहने दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करनी है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन उसके बाद में मैंने मेंशन किया और इस स्टेप से आगे POS का एज इट इज लिख दिया, ROS का एज इट इज लिख दिया, और ROQ की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री, मैंने रख दी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 इक्वल टू के इस साइड गया तो क्या हो गया? POS प्लस ROS इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 90 कितना होता है? 90। अब मुझे सिर्फ ROS चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? ROS, तो मैं सिर्फ एक बार ROS ले लेती हूँ। तो ROS क्या हो गया? इस वाली इक्वेशन में देखो ROS क्या होगा? POS इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा, तो ROS इक्वल टू 90 माइनस ये POS उस साइड गया तो एंगल ऑफ POS। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन ROS प्लस 90 इक्वल टू QOS। अब देखो, अब ये एंगल देखो QOS पूरा एंगल, तो ये कुछ फर्स्ट और सेकंड एंगल के इक्वल है कि नहीं है? अब फर्स्ट एंगल मेरा कितना है? 90 डिग्री है ना, ये देखो, तो इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकती हूँ मैं, तो मैंने यही किया। ROS प्लस 90 इक्वल टू QOS है कि नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू 90 है ना उस वाले एंगल की, तो ROS मेरा क्या हो गया? 90 इक्वल टू के इस साइड गया तो QOS माइनस 90 हो गया। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। अब देखो ROS यहाँ भी है, ROS यहाँ भी है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ मैंने एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड किया, तो जब 1 ROS एंड 2 ROS LHS आपस में जुड़ते हैं तो 2 ROS हो गया, और ये वाली टर्म पूरी अब फर्स्ट टर्म मेरी क्या थी? 90 माइनस ये वाली 90 माइनस POS, ये पूरी मैंने लिख दी, और सेकंड मेरी थी QOS माइनस 90, तो QOS माइनस 90 मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखो ये 90 प्लस का, ये 90 माइनस का, दोनों कट आउट होंगे, दोनों कट आउट हो गए। यस, तो अब मेरे पास रिमेनिंग क्या? और ये कोशिश करना हमेशा कि माइनस साइन हमेशा पीछे आना चाहिए और प्लस साइन हमेशा आगे आना चाहिए। अब जैसे QOS प्लस का है और माइनस POS माइनस का है, तो POS को आप पीछे ले जाओ, क्योंकि माइनस टाइम अपन ये कोशिश करते हैं कि माइनस आगे कम आए, पीछे की साइड में रख दो। तो QOS माइनस POS ऐसे लिख दिया 2। अब मुझे सिर्फ ROS चाहिए, तो ये 2 इक्वल टू के ROS इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो इक्वल टू के इस साइड नीचे चला जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। आ गया ना आंसर मेरा? ये देखो हाफ ऑफ QOS माइनस POS। क्लियर? समझ में आया? देखो इसमें आपको क्या प्रूव करना था, और प्रूव करने के लिए मैं यही टेक्निक बोल रही हूँ कि जो आपको गिवन है और जो आपको चाहिए उसको आपको लेके चलना है। तो हमको ROS चाहिए था, इसलिए हमने ये ROS की इक्वेशन बनाई।
देन उसके बाद में जब 2 ROS हो गए तो उसके बाद में, और देखो ये 1/2 आ रहा है, यानी ये एक थोड़ा दिमाग में आइडिया रखो कि 1/2 है, इसका मतलब अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँ तो वो 2 ROS हो जाएगा। अगर जैसे मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ये 2 ROS हो जाएगा ना, अगर मैं यहाँ से कट आउट कर देती हूँ तो मुझे ऐसी कोई इक्वेशन चाहिए जिसमें ROS 2 बार आए, तो मैंने क्या किया, 2 इक्वेशन बना ली और उसमें QoS माइनस POS आए, तो मैंने 2 इक्वेशन बना दी और उनको लिख दिया, तो ROS ऐड हो गया। जब 2 ROS हो गए और 2 को मैंने नीचे की साइड में भेज दिया, तो ये ऐसे मुझे थोड़ी अपना टेक्निक अपने दिमाग से थोड़ी ऐड करनी पड़ेगी कि हाँ इसमें मुझे क्या करना है, क्योंकि जो प्रूफ में हमको पूछा है ना उसी अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा गिवन है XYZ, अच्छा सॉरी, ये इट इज गिवन दैट XYZ इज 64। जैसे मेरे को एंगल है XY और Z है 64 डिग्री और XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, मतलब अगर मैं XY को आगे और बढ़ाऊं तो मेरा एक पॉइंट आएगा P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP एंड XY, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्ट QYP। हमको फाइंड करने, देखो इसका डायग्राम भी आपको खुद से बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में दिया है कि XYZ, ये है मेरा 64 डिग्री, ठीक है, मैंने 64 डिग्री लिख दिया। देन उसके बाद में एक चीज इसने और बोल रखी थी कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को आगे मैं और प्रोड्यूस करती हूँ तो वो एक P पॉइंट पे जाके, मतलब उसको P पॉइंट दे दिया मैंने नहीं। उसके बाद में ड्रॉ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन, इससे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया मैंने, यस। इफ रे YQ बाइसेक्ट, YQ एक रे है वो बाइसेक्ट करिए, ये कोई मेरा पॉइंट Y था और ये मेरा पॉइंट कोई Q है, ये मेरी बाइसेक्ट करिए, तो यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये बात आप ध्यान रखना, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों इक्वल एंगल है, बाइसेक्ट करिए। तो हमको फाइंड करना है XYQ। अब XYQ है X Y और Q, ये वाला एंगल XYQ, ये पूरा एंगल हमको फाइंड करना है। एंड सेकंड हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP। अब रिफ्लेक्स ऑफ QYP कौन सा है, पहले तो QYP देखो, Q Y और P ये, लेकिन ये फाइंड नहीं करना है, रिफ्लेक्स ऑफ करना है, यानी उसका अपोजिट वो पूरा राउंड, तो वो हमको ये 2 चीजें हमको फाइंड करनी है। करें स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको अगर डायग्राम गिवन नहीं है और अगर है भी तो भी आपको डायग्राम बनाना है सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देन उसके बाद में आपको गिवन क्या क्या है वो हमने मेंशन कर दिया कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और एक चीज और है कि YQ जो थी वो बाइसेक्ट कर रही है YQ बाइसेक्ट, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करी, तो ये 2 चीजें हमने मेंशन कर दी। फर्स्ट ये गिवन ये है और सेकंड ये है। तो अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डायग्राम में, तो इस एंगल को देखूं मैं XYP, ये एक एज ए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, क्योंकि मैंने उसको आगे सेम उसी अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड किया है, तो वो एज ए 180 डिग्री ही है, वो स्ट्रेट लाइन ही है। तो इन तीनों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। देखो आप जब लिखोगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुनने से आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लिखते जाओगे डायरेक्ट, जैसे मैंने फर्स्ट बोला XYZ, तो आप खुद लिखोगे कि एंगल XYZ प्लस, अब सेकंड एंगल ZYQ, तो आप लिखोगे एंगल ZYQ प्लस, फिर थर्ड वाला एंगल QYP इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपन जब खुद अपने हाथों से लिखते हैं ना तो अपन को बहुत अच्छे से समझ में आता है, सुनने से आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखो इसमें आपको कोई चीज़ पता है, यस पता है, क्या 64 किसकी वैल्यू है, XYZ की, तो XYZ की जगह मैंने मेंशन कर दिया 64, रिमेनिंग मैंने वैसा का वैसा रहने दिया। सेम देखो स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल एक स्टेप भी नहीं खानी है आपको, जैसे जो मैं दिया हुआ है जो अपन को गिवन है वो मेंशन कर दिया, उसके अलावा रिमेनिंग स्टेप एज इट इज लिख दी, तो मैंने एज इट इज लिख ली इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमको क्वेश्चन में दिया था कि YQ बाइसेक्ट ZYP, यानी ZYP इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट करा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो ZYQ इक्वल टू QYP दोनों इक्वल है। तो मैं
ZYP की जगह QYP लिख सकती हूँ ना, तो ये भी QYP और ये भी QYP, तो ये हो गए 2QYP, होंगे कि नहीं होंगे। अब 2QYP इस साइड और 64 इक्वल टू के दूसरी साइड चला गया, तो 180 माइनस 64, 180 में से 64 निकालना है, तो 6 1 और 116, तो QYP, अब ये तो 2QYP, मुझे सिर्फ QYP निकालना है, तो जब इक्वल टू के इस साइड में इनटू में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 116 डिवाइडेड बाय 2 कट आउट हुआ, तो आंसर आया मेरा 58 QYP। अब देखो ये है मेरा QYP, ये निकला, ये मेरा 58 आया। बट क्वेश्चन में क्या, देखो आप कभी कभी गलती कर दोगे, जल्दी जल्दी में आपने QYP निकाल लिया, ठीक है, आप सोचोगे मेरा बिल्कुल सही हो गया, बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो वापस, अपन को रिफ्लेक्स ऑफ QYP निकालना है, QYP नहीं निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ। तो जो भी मेरा आंसर आया उसको 180 में, सॉरी 360 में से माइनस किया मैंने, तो 302, तो यही मेरा राइट आंसर है। आप ये 58 निकाल के मत बैठ जाना पहले, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हुई और आंसर गलत, ठीक है। अब ये तो एक निकल गया, मुझे सेकंड भी निकालना है, मुझे क्या निकालना था सेकंड, XYQ। अब XYQ कहाँ था मेरा, X Y और Q, ये पूरा एंगल निकालना है। अब देखो ये एंगल कितना है 58, अब ये एंगल मुझे अभी पता नहीं है, और ये कितना है 64, ये मुझे पता चल गया, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, बिल्कुल सकती हूँ। XYQ, ठीक है, तो XYQ इक्वल टू क्या होगा, XYZ प्लस ZYQ के बराबर होगा, इक्वल टू, और हमको ये पता था कि ZYQ और QYP दोनों, क्योंकि YQ जो थी वो बाइसेक्ट कर रही थी, यानी वो दोनों एंगल इक्वल थे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि XYQ कितना होगा 64 प्लस 58 122, क्योंकि देखो इस डायग्राम में ये 58 आया तो ये भी 58 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 58 ये भी, तो मुझे तो ZXYQ ये पूरा निकालना है, तो 64 प्लस 58 यानी 112 इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर, चलो अब हम आगे, ये हमारी 6.2 फिनिश हो गई। अब आप देखो, आपको इसको वीडियो पोस्ट करना है और एक बार 6.1 आपको अच्छे से करनी, देन उसके बाद में ही आपको आगे जाना है, क्योंकि बच्चों जब तक आपको 6.1 अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो आप आगे जाओगे तो भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आने वाले। तो एक बार आप अच्छे से वीडियो पोस्ट करो और अच्छे से सारे क्वेश्चन फेयर कॉपी में करो, तभी आप आगे स्टार्ट करना। तो आज मैं थ्योरी पार्ट पढ़ाती हूँ इसका, देन उसके बाद में अगली क्लास में 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। आज नया पार्ट पढ़े, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ताकि अभी इस पार्ट में आप समझ लो और अगली पार्ट में आप प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको 6.2 बहुत अच्छे से समझ में आएगी। करें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखो ये हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था कि टू पैरेलल लाइंस होती है और एक लाइन कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। रिकॉल दैट a line which intersect two and more lines at the distinct point is called the transversal। ये कोई 2 लाइन्स है M और N, और L लाइन उसकी ट्रांसवर्सल है, तो लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M and N पॉइंट P and Q respectively, therefore line L is the transversal of line M and N। yes, observe that 4 angles are formed each of the point P and Q। P और Q पे ईच पे 4 एंगल फॉर्म हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो P पे हम एंगल देखें 1 2 3 4 एंगल, पॉइंट Q पे देखो 5 6 7 8 4 पॉइंट, तो 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं ईच पॉइंट पे। तो आप देखो अब, और इसमें एक्सटीरियर एंगल हमने देखा था, एक्सटीरियर एंगल कौन से है जो बाहर की साइड में, यानी 1 2 7 और 8 ये मेरे एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर यानी जो अंदर की साइड में है, यानी 4 3 5 6 ये एक्सटीरियर। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, देखो हमने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा था सारा, ये आपका रिवीजन है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो लाइन के
एक ही साइड में एक ही तरफ है, जैसे टू लाइन्स है, ये कोई टू लाइन्स है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कोई वन एंगल है, तो वो कहाँ है, पोजीशन देखो उसकी, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में। अब वही पोजीशन नीचे वाली लाइन में भी देखनी है। तो ये लाइन है, लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, तो एंगल 5। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, 5। अब 2 का देखो, 2 का कौन हो गया, 6, 4 का 8 और 3 का 7, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर, देखो ये हमेशा ध्यान रखना एफ पे बनेंगे, ऐसे एफ पे। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल, वो हमेशा जेड पे बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसे एक इस साइड तो दूसरा इस साइड। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो 4 और 6, देखो एक 4 है एक 6 है, जेड पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, देखो। और 3 और 5, ये 3 है ये 5 है, ये 3 ये 5, ऑल्टरनेट, एक इधर है एक इधर, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब वो तो थे इंटीरियर, अब एक्सटीरियर हो गए 1 और 7, और सेकंड है 2 और 8, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी अंदर की साइड में, एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड में। और एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं अंदर की तरफ, जो एंगल सम, इन दोनों का सम सेम साइड बनते हैं जो एंगल, जैसे 4 और 5 है एंड 3 और 6, जो सेम साइड में 3 और 6 और 4 और 5, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये तो थी मेरी अनपैरेलल लाइन, इसमें फिक्स नहीं था कि पैरेलल लाइंस है, लेकिन जब मेरी पैरेलल लाइंस हो तो उसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी, सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, और जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ना, उनका एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हम पैरेलल लाइंस के लिए भी क्लियर करेंगे। देखो ये कोई एग्जाम 6.3 है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब 2 पैरेलल लाइंस है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो इसका ईच पेयर, जैसे अब 1, 4 अपन ने जो निकाला था ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, वो इक्वल होगा। तो जैसे ये कोई है और 2 पैरेलल लाइंस है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे, ये ऐसे बोल रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम 6.4, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, देखो दोनों कंडीशन हो सकती है वाइस वर्सा, या तो 2 पैरेलल लाइंस है और उनको अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल फॉर्म होते हैं तो लाइंस पैरेलल होगी, जो अमल एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेलल लाइंस होगी। अगर पैरेलल लाइंस है तो जो एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होते हैं, मतलब आप दोनों वाइस वर्सा बोल सकते हो। तो इसमें आप बता सकते हो कि ये इस डायग्राम में 6.21 में ये Q और R ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और एंगल, क्योंकि Z पे बन रहे थे, कोई ये Z पे, ऐसे उल्टा Z भी बन सकता है ऐसे भी, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल, इसमें आपको क्लियर हो गया। अभी देखो इसकी भी थ्योरम 6.2, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल। देखो ये दोनों अपोजिट है, जैसे अपन ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए पढ़ा था ना, वैसे ही अल्टरनेट एंगल के लिए भी है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके जो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर 2 अल्टरनेट एंगल इक्वल है कि 2 पैरेलल लाइंस के, 2 लाइंस के, तो वो लाइन पैरेलल होगी। हम दोनों बातें वाइस वर्सा बोल सकते हैं। तो उसके बाद में देखो ये थ्योरम 6.3 देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच एज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। देखो सेम बात बोली, मतलब पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। अब देखो थ्योरम 6.4 देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखो जो अपन सेम साइड में बन रहे थे ना, अंदर की साइड में 4 और 5, ये जैसे जो भी अंदर वाले एंगल है, वो अगर पैरेलल लाइंस है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उनका सम होगा 180 डिग्री।
और इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। उल्टा, अगर वो दोनों का सम 180 है तो वो एंगल मतलब वो दोनों लाइन्स पैरेलल होगी। दोनों अपोजिट भी आप बोल सकते हैं। ओके बच्चों, लाइन्स ऑफ पैरेलल ऑफ द सेम साइड, हम पैरेलल लाइन्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आपको होमवर्क क्या है, आपको 6.1 करनी है अच्छे से, और जो अभी मैंने सारे एंगल्स समझाए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। ओके बच्चों, करोगे ना प्रैक्टिस? ओके।